आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बारे में। व्यतिकरण की घटना को सबसे पहले यंग ने अपने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। तो इस प्रयोग की जो प्रायोगिक व्यवस्था है, जैसे जो इस तरह से इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक आयताकार स्लिट एस है जो सामान्यतः हम कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक आयताकार झिर्री काट के बना लेते हैं। स्लिट एस, इसके आगे कुछ दूरी पर लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डबल स्लिट रखी होती है। ये भी ठीक है, एस की तरह से बनाई जाती है, लेकिन इसमें जो स्लिट S1 और S2 ये काफ़ी सकरी स्लिट होती है और इसको इस तरह से रखते हैं कि S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी बराबर रहे। यहाँ पर जो स्लिट S है, इसकी चौड़ाई लगभग 1 मिलीमीटर होती है, यानी एक विड्थ of slit approximately 1 mm and S1 और S2 ये समान चौड़ाई की स्लिट होती है और width of slit S1 and S2 ये करीब 0.3 mm ईच, यानी S1 की चौड़ाई 0.3 mm और S2 की भी चौड़ाई 0.3 mm। ये चौड़ाई 0.3, ये भी 0.3 mm और S1 और S2 के जो बीच की दूरी है ये लगभग 2 मिलीमीटर। Distance between S1 and S2 approximately 2 mm। ये दूरी S1 और S2 के बीच की ये लगभग 2 मिलीमीटर। S1 की चौड़ाई 0.3 मिलीमीटर, S2 की भी 0.3 मिलीमीटर और S की 1 मिलीमीटर। इस डबल स्लिट के आगे कुछ दूरी पर, ये दूरी लगभग 2 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन यानी कि पर्दा लगा होता है। इसी पर्दे पर हम सारा रिजल्ट देखते हैं। तो प्रयोग में क्या होता है कि हम एक प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। प्रकाश स्रोत जो है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। जैसे हम प्रकाश स्रोत को ऑन करते हैं तो यहाँ से प्रकाश निकल कर के स्लिट S पर पहुँचता है। S से निकल कर के आगे जाता है। आगे चलने के बाद प्रकाश S1 और S2 में पहुँचता है। S1 और S2 से जब वो बाहर निकलता है तो ये प्रकाश मिलकर पर्दे पर जो रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलता है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम पर्दे पर देख रहे हैं कि हमें कुछ चमकीली धारियाँ जो यहाँ पीले रंग की हैं और कुछ काली धारियाँ एकांतर रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर ये प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है पीले रंग का है तो ये पीले रंग की धारियाँ दिखाई देंगी, लाल रंग का है तो लाल धारियाँ दिखाई देंगी। यहाँ एक बात ध्यान करने लायक है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत वो होता है जिससे एक ही रंग का प्रकाश निकलता है। और ज़्यादा क्लियर बात कहें तो
एक ही प्रकार की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जिस स्रोत से निकलेगा वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा। तो इसके लिए हम सोडियम लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पीला प्रकाश निकलता है। हम लेजर लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजर लाइट भी एक वर्णी होती है। तो इस प्रयोग में जो रिजल्ट आए, जो ऑब्जर्वेशन से, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्टरनेटिवली, यानी काली, फिर रंगीन, फिर काली, फिर कलरफुल, जो है प्रकाश का जो रंग है उस रंग की धारियाँ हमें एकांतर रूप से दिखाई दे रही हैं। इन धारियों को हम कहते हैं व्यतिकरण फ्रिंज, यानी ये व्यतिकरण प्रतिरूप है ये पूरा, और ये धारियाँ फ्रिंज कहलाती हैं। यहाँ पर जो पर्दे पर एक बिंदु लें हम, ये वाला बिंदु, ये S1 और S2 से बराबर दूरी पर, यानी S1 से यहाँ की दूरी और S2 से यहाँ की दूरी। चलिए इस बिंदु का नाम हमने O दे दिया। यहाँ पर ये केंद्रीय बिंदु पर हमेशा चमकीली फ्रिंज बनेगी, यानी यहाँ पे ज़्यादा रोशनी होगी प्रकाश की, तो हम इसको जो है ये चमकीली धारी जो मिल रही हैं ये दीप्त फ्रिंजें हैं। तो इस वाली फ्रिंज को हम कहेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तो सेंट्रल वाली फ्रिंज है। सेंट्रल से मतलब वो पॉइंट जिसकी S1 और S2 से दूरी बराबर है। ये चमकीली धारी होगी, यानी चमकीली फ्रिंज होगी। इसके बाद या तो हम इस तरफ चलें राइट में या लेफ्ट में चलें, काली फ्रिंज मिलेगी। काली फ्रिंज का मतलब है यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर चमकीली फ्रिंज मिलेगी यानी दीप्त, फिर काली फ्रिंज को हम अदीप्त फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कहेंगे, फिर दीप्त, अदीप्त कुछ दूरी तक, और ऐसा ही इस तरफ भी मिलता है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर नोट किया गया। इसके अलावा यंग ने देखा कि जो दीप्त फ्रिंज है, दो लगातार दीप्त फ्रिंज ले लें, ये वाली और ये वाली, इनके बीच की दूरी ले लें, या हम ये वाली दीप्त फ्रिंज ले लें, ये वाली दीप्त फ्रिंज ले लें, इनके बीच की दूरी ले लें, ये दूरी हमेशा बराबर होगी। कोई सी भी दो लगातार दीप्त फ्रिंज ले लें, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज, एक फ्रिंज ये है, एक फ्रिंज ये है, लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी जितनी ये है। इस दूरी को हम कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई। तो ये ऑब्जर्वेशंस इस प्रयोग से देखे गए। इन ऑब्जर्वेशंस को एक लिस्ट में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो विभिन्न ऑब्जर्वेशन देखे गए अभी मैं इनको पढ़ के भी बता देता हूँ। तो पहली बात, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त तथा कुछ अदीप्त पट्टियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं, जो अभी बताया था। दूसरी बात, पर्दे के बिंदु O जो S1 और S2 से समान दूरी पर हैं पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, इसे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ये वाली फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। और जो पहला पॉइंट था, अल्टरनेटिवली हमें दीप्त अदीप्त फ्रिंजें मिल रही हैं। तीसरी बात, किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी सदैव समान होती है। इस दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ये फ्रिंज चौड़ाई है। ये दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। और नेक्स्ट पॉइंट, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें हैं सभी पर प्रकाश की तीव्रता एक समान होगी। ये सब दीप्त फ्रिंजें हैं, इन सभी पर प्रकाश की तीव्रता समान होगी। यहाँ पर ध्यान दें, दीप्त फ्रिंज आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है, इतनी नहीं है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो बीच में प्रकाश हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी तरह से जो अदीप्त फ्रिंज है उसमें बीच की जो लाइन है सबसे ज़्यादा काली है, दोनों तरफ चलने पर ये कालापन कम होता जा रहा है।
तो जो सबसे ज़्यादा चमक जिस लाइन पर है वो दीप्त फ्रिंज है, और सबसे ज़्यादा काली जो लाइन है वो अदीप्त फ्रिंज है। वहीं से ये दूरी अपन मेजर करते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी अदीप्त फ्रिंजें हैं यहाँ पर भी तीव्रता सब पर समान होगी, और जाहिर है अदीप्त है तो ये तीव्रता न्यूनतम है, यानी 0 है। तो ये प्रेक्षण थे जो इस प्रयोग में यंग ने निकाले थे, देखे थे। तो बात यह है कि ये व्यतिकरण फ्रिंजें हमें क्यों प्राप्त हो रही हैं, किस प्रकार प्राप्त हो रही हैं। फ्रिंजों के प्राप्त होने की गणितीय व्याख्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब अगर हम तरंग सिद्धांत जो हाइगन ने दिया था, हाइगन के तरंग सिद्धांत के द्वारा भी ये फ्रिंजें क्यों बन रही हैं इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। इस चित्र को देखें, तरंग सिद्धांत से समझाने की कोशिश करते हैं। ये पहली स्लिट है S, ये हमारे पास प्रकाश स्रोत था, उससे ये प्रकाश आ रहा है, एक वर्णी प्रकाश। कौन सा? एक वर्णी प्रकाश। ये प्रकाश जैसे ही स्लिट पर पड़ेगा, स्लिट से प्रकाश तरंगें बाहर निकलेंगी, और प्रकाश तरंगें बाहर निकलेंगी तो तरंग का आगे बढ़ना हम तरंगाग्र के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो तरंगाग्र है ये बेलनाकार तरंगाग्र है। यहाँ वृत्त जैसे जरूर नजर आ रहे हैं, आपको ध्यान होगा तरंगाग्र जब प्रकाश स्रोत लंबा होता है, रेखीय होता है, तो ऐसे में जो तरंगाग्र होते हैं वो कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। तो अगर हम इनको ऊपर से देखें, इस जगह से देखेंगे तो ये इस तरह से वृत्ताकार नजर आएंगे। यहां पर देखिए जो स्लिट थी, स्लिट लंबी थी, ये लंबाई में आयताकार स्लिट है, तो रेखीय सोर्स हो गया, तो इस तरह से जो तरंगाग्र होंगे वो बेलनाकार होंगे। तरंगाग्र यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो गर्त को मिलाने से बने तरंगाग्र है, और जो कंटिन्यूस लाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं, कंटिन्यूस, ये सभी तरंगों के संग को मिलाने से बना हुआ तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र के रूप में ये प्रकाश यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये प्रकाश किरण हो गई, किरण को दिखाना है तो ये प्रकाश की दिशा चलने की, लाइक दिस। अब क्योंकि S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी बराबर है, तो ये प्रकाश S1 और S2 पर एक साथ पहुंचेगा। ये तरंगाग्र जो यहाँ से निकल रहा है ये एक साथ S1 और S2 पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ से जो प्रकाश जब आगे निकलेगा तो वो समान कला में होगा, मतलब उनका जो फेज डिफरेंस है वो समान होगा, फेज समान होगी। तो इसके बाद द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकलेंगी, और इसी तरह से इनके भी तरंगाग्र बनेंगे। डॉटेड लाइन है वो गर्त वाले तरंगाग्र हैं, और कंटिन्यूस लाइन है वो सुरंग को मिलाने से तरंगाग्र बने हुए हैं। तो ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहे हैं दोनों के, और हम देख रहे हैं आगे बढ़ने पर ये तरंगाग्र एक दूसरे को काट भी रहे हैं, एक का तरंगाग्र दूसरे के तरंगाग्र को काट रहा है। तो पर्दे के इस बिंदु को देखें हम, ये हमारा पर्दा है, पर्दे के बिंदु O के सामने इस लाइन पर जरा हम ध्यान से देखें तो S1 का जो तरंगाग्र है ये कंटिन्यूस लाइन और इसकी कंटिन्यूस लाइन इस बिंदु पर मिल रही है, यानी इस बिंदु पर दोनों तरंगों के जो है सुरंग आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु पर दोनों के गर्त मिल रहे हैं, देखिए डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। अगले बिंदु पर हम देख रहे हैं ये सुरंग मिल रहे हैं, कंटिन्यूस लाइन है, फिर गर्त मिल रहे हैं, फिर सुरंग मिल रहे हैं, फिर गर्त मिल रहे हैं। यानी जब दो तरंगों के गर्त एक साथ मिले अथवा दो के सुरंग एक साथ मिले तो वहां पर परिणामी आयाम दोनों का जो योग हो जाता है, तो परिणामी आयाम ज्यादा हो जाता है। परिणामी आयाम ज्यादा होगा तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी। परिणाम स्वरूप बिंदु O पर हमें क्या मिल रही है, एक दीप्त फ्रिंज मिल रही है। ये आप देखें यहाँ पर रोशनी सबसे ज्यादा है,
इसके ऊपर का बिंदु D1 देखें तो D1 के सामने जो लाइन जा रही है सीधी, इस लाइन के जितने भी बिंदु हैं यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस बिंदु पर देखें एक तरंग की जो है शीर्ष और दूसरे का गर्त मिल रहा है। ये कंटिन्यूस लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। तो सुरंग और गर्त मिल रहा है। यहाँ पर भी सुरंग और गर्त मिल रहा है, यहाँ भी सुरंग और गर्त मिल रहा है, यहाँ भी सुरंग और गर्त मिल रहा है। इसी तरह से इस बिंदु पे भी मिल रहा है। तो एक सुरंग और एक गर्त मिलेगा तो परिणामी आयाम 0 हो जाएगा। ठीक है। तो सुरंग नीचे की तरफ अधिकतम दूरी है, सुरंग ऊपर की तरफ अधिकतम दूरी है। अध्यारोपण होगा तो परिणामी आयाम 0 हो जाएगा। और परिणामी आयाम 0 होने का मतलब है तीव्रता 0 हो गई। परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर काली फ्रिंज मिलेगी। इसी तरह से हम ये बिंदु B1 D2 पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त हो जाती हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं, जब दो सुरंग आपस में मिलते हैं या दो गर्त आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं तरंगे समान कला में हैं। तो यानी जब तरंगे समान कला में मिलेंगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा। और जब एक तरंग का सुरंग दूसरे के गर्त से मिलता है तो हम कहते हैं तरंगे विपरीत कला में हैं। तो यहाँ पर इन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिल रही हैं, यानी इस दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो माध्यम के जितने ही बिंदु होंगे वहाँ पर रोशनी नहीं होगी। तो इस तरह से पर्दे के इस बिंदु पर हमें अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पर जो बिंदु O था, यहाँ पर जो फ्रिंज मिलेगी ये, इसको अभी हमने बताया था, हम इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय फ्रिंज कहेंगे, या हम इसको शून्य क्रम की फ्रिंज भी बोल सकते हैं। शून्य क्रम की, और चूंकि ये दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज। या ध्यान देने वाली बात है, ये फ्रिंज जो सेंट्रल वाली है ये हमेशा ही दीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो हम केवल शून्य क्रम की फ्रिंज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके जस्ट ऊपर अदीप्त फ्रिंज मिल रही है और इसके बाद की पहली है तो हम इसको कहेंगे प्रथम क्रम की दीप्त फ्रिंज। प्रथम क्रम या हिंदी में प्रथम कोटि भी कहेंगे और इंग्लिश में ऑर्डर बोलेंगे। ये इट इज द ब्राइट फ्रिंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज यानी डार्क, ये ब्राइट है, ये डार्क है। अदीप्त फ्रिंज हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। इसके बाद हम देखेंगे फिर से हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, दीप्त मिल रही है, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर की जो है ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। 0 ऑर्डर हो गया। उसके बाद सेंट्रल फ्रिंज के बाद हमें अदीप्त मिल रही है पहले नंबर की और पहली दीप्त मिल रही है, तो हम इसको कहेंगे प्रथम क्रम की दीप्त फ्रिंज, इस ब्राइट फ्रिंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद देखेंगे फिर से हमें अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। एक अदीप्त हमें यहाँ मिल चुकी है, फिर ये दूसरी है, तो इसका ऑर्डर हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय क्रम। द्वितीय क्रम की अदीप्त फ्रिंज। इसी तरह से अब इसके बाद हमें ऊपर मिलेगी वो द्वितीय क्रम की दीप्त फ्रिंज मिलेगी। हम उसको सिंबल इसी तरह से B2 दे सकते हैं और इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर मिलेंगे। तो जिस तरह से इस फ्रिंज से हम ऊपर जा रहे थे जो क्रम मिल रहा है वही क्रम हमें नीचे मिलेगा। इसको हमने D1 प्राइम, B1 प्राइम, D2 प्राइम नाम दिए हैं। तो ये भी जो फ्रिंज होगी ये भी हमारे पास विपरीत दिशा में यानी दूसरी दिशा, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रथम क्रम की अदीप्त फ्रिंज है। इसके बाद ये भी प्रथम क्रम की, लेकिन ये कौन सी फ्रिंज होगी, ब्राइट यानी दीप्त फ्रिंज। और फिर उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय क्रम की अदीप्त फ्रिंज। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न प्राप्त हो जाता है। ये जो है व्यतिकरण की व्याख्या आपने हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर की हुई है।